दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बेहद दुखद घटना हुई, 26 से ज्यादा लोगों की जान गई है और उस आतंकी घटना के बाद जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें कई सारे सवाल उठने लाजिमी है। जब 2000 से ज्यादा टूरिस्ट उस इलाके में मौजूद थे, वैसरन घाटी में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां मौजूद थे, तो क्या वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? वहाँ बहुत सारे होम कॉटेज और रिजॉर्ट जब बन गए हैं, तो क्या वहाँ पर आने जाने वालों और रुकने वालों के लिए सुरक्षा और इंटेलिजेंस के बीच तालमेल पर ध्यान दिया गया? और इन सब से आगे बढ़कर जिस प्रकार से, जिस जाबाजी के साथ हमारी सेना और पैरामिलिट्री के जवान दिन रात अपनी जान पर खेल करके वहां पर लोगों की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, क्या उन तमाम परिस्थितियों में दिल्ली की तरफ से, सत्ता की तरफ से, क्या उसी स्तर का सहयोग व्यावहारिकता में उन्हें मिलता रहा है? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर जैसे पूरे मामले के केंद्र में के हाथ में आ जाने के बाद ये सवाल तो अब दिल्ली पर ही उठेंगे। लोकतंत्र सवाल उठाने के लिए जाना जाता है। ये अलग बात है कि आज के दौर में सत्ता से सवाल करने को कुछ लोग देशद्रोह का भी नाम दे देते हैं। सरकार से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछने की प्रक्रिया का हिस्सा होना मौजूदा दौर में ऐसा बना दिया गया है जैसे कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया जाता। लेकिन हमारा काम है, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। हम स्वतंत्र मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है कि सुरक्षा चूक पर जब रिपोर्टर बोले तो अचानक से न्यूज रूम में बैठी हुई एंकर का चेहरा उतर जाए और टॉपिक बदल दिया जाए, कोई म्यूजिक बज जाए और तत्काल उन्हें रोकने का उपक्रम किया जाए। ये काम हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की दिशा में दिल्ली ने क्या कदम उठाए? प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ने अपने विदेश दौरे को रद्द कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? क्या सरकार ने एक सर्वसम्मत फैसले की दिशा में कदम बढ़ाया? प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थे, गृह मंत्री घटनास्थल पर गए थे, तो क्या रक्षा मंत्री और सरकार के दूसरे लोग सर्वदलीय बैठक नहीं बुला सकते थे? क्या देश में एकता का संदेश देने की जरूरत नहीं थी? क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक कन्वीन की जाएगी? ये सारे सवाल मौजूदा दौर में प्रासंगिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था उस रूप में काम करती नहीं दिखाई दे रही है जिसमें लोगों को ये लगे कि वाकई इस देश में जान माल की सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आखिर कैसे माना जाए? आज जब हमने देखा कि रेड कारपेट से जाकर श्रद्धांजलि दे रहे गृह मंत्री, तो बड़ा अजीब लगा। किस रूप में इसे देखा जाए? क्या इस वक्त भी रेड कारपेट की जरूरत थी? क्या इस दुखद मौके पर भी रेड कारपेट बिछाए जा सकते थे? और बिना रेड कारपेट के क्या श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी? कोई कानपुर से था, कोई बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाके से था, कोई हैदराबाद से था, कोई महाराष्ट्र से था। देश के अलग अलग हिस्से से लोग थे। कुछ लोग इसे हिंदू मुसलमान का रूप दे रहे हैं, लेकिन जिन आतंकियों ने इन घटना को अंजाम दिया, जिन चरमपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन लोगों ने स्थानीय और मुसलमान को भी तो मारा। आज इस देश में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। जो चीज पाकिस्तान चाहता है कि देश की एकता को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला किया जाए, वही काम यहाँ सोशल मीडिया में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स देख ले, फेसबुक देख ले, तरह तरह से इस देश के खास अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाली बातें कही जा रही है। भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं बख्शते। उनके एक ट्वीट को देखकर तो ऐसा लगा है, वो कह रहे हैं आर्टिकल 26 से आर्टिकल 29 के बीच, यानी राइट्स टू माइनॉरिटी के लिए संविधान में जो व्यवस्था है उसे खत्म कर दिया जाए। हमला बाहर के लोग कर रहे हैं और निशिकांत दुबे अंदर के लोगों पर, इस देश के नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या यह मानसिक दिवालियेपन नहीं है? और क्या इस देश में सरकार को एक मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना चाहिए कि कौन कौन से नेता मानसिक तौर पर दिवालिया है, उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, उन्हें संसदीय और विधायी व्यवस्था का हिस्सा होने पर रोक लगाई जाए? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है
जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, किसान नेता प्रबल प्रताप शाही जी। प्रबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बेहद, जब एक बेहद गमगीन खबर के लिए हम आपको बुला रहे हैं तो स्वागत शब्द का इस्तेमाल करने में भी मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। ये अलग बात है कि सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान श्रद्धांजलि देने के लिए भी रेड कारपेट बिछे हुए कालीन पर चलकर जा रहे हैं। यही इस देश की नियति है। खैर, क्या मानते हैं इस घटना को? इंटेलिजेंस फेल्योर है, सुरक्षा चूक है, या बेसारन वैली में जो हुआ है वहां पर 2000 से ज्यादा सैलानियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों का न होना कारण है? अब तो उमर अब्दुल्ला सरकार को दोष दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि उनके हाथ में तो एक कांस्टेबल तक नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, जो ये घटना कल पहलगांव में हुई है, ये आतंकी घटना जिसकी जितनी भी निंदा की जाए ना कम है। ये कायराना हमला है और देश के नागरिकों की हत्या की गई है और सारे पूरे कश्मीर से लेकर और देश के सुदूर राज्यों तक जहां जहां से लोग गए उसमें लोग मारे गए। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया धारा 370 हटाने के बाद और सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के अंतर्गत वह राज्य आ गया और वहां की सुरक्षा हो गई। और अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले स्वयं गृह मंत्री अमित शाह वहां पर सुरक्षा की समीक्षा करने गए थे, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और सीएम फारूक अब्दुल्ला और सेना के अधिकारियों के साथ और बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकर उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा की और उन लोगों ने कहा कि अब जो है जम्मू कश्मीर में हालात सही है, बहुत ही शांति है और भरोसा दिलाया देश की जनता को कि पर्यटन करने आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे पर ही लोग वहां गए। अब पता चल रहा है कि वहां पर 2000 से ज्यादा लोग थे और सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम थे। और उसके अलावा 30 से 11 2030 नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट भास्कर में छपी हुई है। एक सुल्ताना जी है पत्रकार, विनय और सुल्तान उन्होंने हमारे वहां मित्र से हैं। विवेक सुल्तान, उन्होंने जो है वहां पर से रिपोर्ट लाई कि किस तरीके से विदेशी आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है, किस तरीके से वह ड्रोन की मदद से हथियार ले आ रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका के हथियार वहां पर आ रहे हैं, बाकी और भी स्मार्टली स्मार्ट गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं। और वहां पर एक चिंताजनक चीजों को उन्होंने 1 दिसंबर 30 नवंबर 2024 की रिपोर्ट पूरी, अगर आपके पास हो तो वो जी चित्र उसको आपको दिखाना भी चाहिए, दैनिक जी। भास्कर की रिपोर्ट। और उसके बाद भी सरकार चेत की नहीं। और जो है हमला हो गया, इससे जिम्मेदार कौन? इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है, प्रधानमंत्री की है, गृह मंत्री की है, एलजी की है, सुरक्षा अधिकारियों। आपके पास क्या इनपुट्स नहीं है। आप एक तरफ एनएसए डोभाल जी कहते हैं कि उनको रैम्बो के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि देश के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड है वो। उनके पास इनपुट्स नहीं। इतनी बड़ी तैयारी हो रही थी, एक दिन में तो ये तैयारी हुई नहीं होती। इसकी तैयारी बाकायदा हुई है और पता चला है कि आ, जो लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी हैं, जो ये टीआरएफ वाले जो उनके ही आउटशूट है, उनको बाकायदा जो ट्रेनिंग पीओक्यू में मिल रही है वो पाकिस्तान के ट्रेंड आर्मी कमांडोज दे रहे हैं, एक्स कमांडोज दे रहे हैं। पता नहीं कैसे, और गोरिल्ला वारफेयर की बात चल रही वहां पर। उसके बाद जो है सरकार जो है उस पर कुछ सरकार जो है अपनी जवाबदेही से बचने के लिए क्या क्या करवा रही है। मतलब आप अच्छा कारपेट बिछाकर वहां पर प्रबल जी, आपने कारपेट पीओके बिछा। का जिक्र किया। प्रबल जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। पीओके का जिक्र किया, मुझे याद है 18 मई 2024 को पालघर की चुनावी सभा में, महाराष्ट्र के पालघर में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने के अंदर पीओके हम भारत में लेकर आ रहे हैं। मोदी जी को जिताइए 6 महीने के अंदर। 18 मई से 18 नवंबर 6 महीना हो गया। फिर 18 नवंबर से आप देखें तो 5-11 महीने हो गए भाई साहब इस घटना को। आज हम चर्चा कर रहे हैं 23 अप्रैल को, 11 महीने 5 दिन हो गए पीओके नहीं आया। और आप कह रहे हैं कि पीओके से कैंप चल रहा है। विनय सुल्तान की रिपोर्ट कह रही है, जो दैनिक भास्कर में भी छपी थी, और विनय सुल्तान ने आज ट्वीट करके बताया है कि अखबारों ने भी
कैंपों की संख्या कम दिखाने के लिए जोर डाला और जो रिपोर्ट वो लेकर के आए कि 200 से ज्यादा कैंप है, उसको घटाकर 125 के अखबार में छापा गया। वो पूछे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या इस देश में पहले जो अखबार छप कर बिका करते थे, क्या वो बिक कर छप रहे हैं? ये बात सही है, बिकर ही छप रहे हैं। और इतनी बड़ी मतलब कोताही करी गई है इंटेलिजेंस के नाम पर। मतलब हम्म, इतनी बड़ी रिपोर्ट अगर एक पत्रकार लेकर आ रहा है और वो अपने से तो ला नहीं रहा होगा, तमाम हम्म, सोर्सेस से ला रहा होगा, इनपुट से ला हम्म, रहा होगा। अगर हम्म, इनपुट से आने के बाद और ये खबर छपी होगी, तो ये खबर छपी हम्म, होगी तो रक्षा मंत्रालय में भी गई होगी, एनएसए के जी, ऑफिस में भी गई होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गई होगी, गृह मंत्री कार्यालय में भी गई होगी। क्या किसी की हम्म, नजर नहीं गई कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इसको देखो। और जब समीक्षा अभी 8-10 दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, तो क्या उस हम्म, समीक्षा समय क्या ये सब इनपुट्स नहीं होंगे उनके पास? जी, इनपुट्स होंगे ना। जी, अगर इनपुट थे तो मुकम्मल सुरक्षा क्यों नहीं की गई? आज हमारी हम्म, देश की जनता मारी गई है, निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। वो कौन है? वो किसके भरोसे हम्म, पे वहां गए थे? वो प्रधानमंत्री के भरोसे पे गए, गृह मंत्री के भरोसे पे गए थे, एनएसए डोभाल के भरोसे पे गए थे। और ये लोग ही अगर अगर हमारी सुरक्षा देने में, जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है, इनकी जवाबदेही क्या बनती है? तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम्म, आपके पास सारा समय है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दो, इसकी सरकार उसकी सरकार गिरा दो। सरकार गिराने में तो आपके पास समय है। यहाँ पर हम्म, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अपना मुख्यमंत्री बदलना है नहीं बदलना, सारा समय तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव में लगाते हैं। तो देश की सुरक्षा हम्म, पे कब कब लगाएंगे? तो ये जो हम्म, फेलियर हुआ है, इस फेलियर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जवाबदेही हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी बनती हम्म, है, एनएसए की भी बनती है। अब जी, आप क्या करेंगे कि कुछ आतंकवादियों को मार देंगे? हमें एक दो आतंकवादियों को मारने से नहीं, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हमारे जी। देश के नागरिक अच्छा, पीओके कब सर आ रहा है? 6 महीने उठाकर, की डेडलाइन तो 5 महीने पहले मिस हो गई, जो योगी जी ने दी थी। अब ये तो वो अब कब तो आ रहा है ये पीओके? बताएंगे, ये जो पीओके का वादा इन लोगों ने किया है, तो पीओके बताए कब लाएंगे हम्म, ये बताएंगे ना। और जी, पीओके में अगर, और मैं कह रहा हूं, अगर पीओके में आपके पास अ, पता है कि टेररिस्ट वहां पर कैंप चल रहे हैं, तो हम्म, ये ब्रह्मोस क्यों रखा हुआ है? ये हम्म, ये जो मिराज और ये सुखोई और ये जो राफेल क्यों रखा हुआ है, जो 200 किलोमीटर दूर से मार सकता है, किस लिए रखा हुआ है? जी, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? बस विपक्षी विपक्षी नेताओं को प्रदर्शन न करना देने हो, वो प्रिवेंटिव एक्शन है आपके पास। ये हम्म, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो आप? देश की जी, जनता मारी गई, देश की ये जो लोग मारे गए, इसके जवाबदेही कौन देगा? किसकी तय की हम्म, जाएगी? हम्म, अब बस आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, जाति और धर्म को वहां पर कई जी, लोग मारे गए हैं। उसमें कर्नाटका का एक मुस्लिम परिवार भी मारा गया है, जम्मू जी, कश्मीर के भी मुसलमान मारे गए हैं, हम्म, 2 मुसलमान वही मारे गए हैं, जी, अंधाधुंध फायरिंग हुई है। और एक चीज और है, जम्मू कश्मीर के जितने मुसलमान हैं, वह उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, उस हमले जी। की। यहाँ मस्जिदों से तक ऐलान किया है, कैंडल मार्च मस्जिदों से भी निकाला है। भर्त्सना हो रही है, हम्म, मस्जिदों से भी भर्त्सना हो रही है। और इसको इंसानियत का दुश्मन बताया जा रहा है, इन दहशतगर्दों को, इन आतंकवादियों को। जी। और ये आतंकवादी पनपे थे, एक दिन में मैं तो आपको पनपे नहीं होंगे। देखिए, प्रबल जी, मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं जो विनय सुल्तान, जिन्होंने काफी बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग मुझे रिपोर्टिंग की थी उस पर दैनिक मुझे जागरण। लगता है ये ट्वीट सुनाने से ज्यादा आप इस ट्वीट को दिखाइए। नहीं, और ट्वीट हम वो और दिखाएंगे वो भी, और ट्वीट हम और वो दिखाएंगे पूरा भी। अखबार की जी, कटिंग भी दिखाइए जी। हमारे, जी, ये ट्वीट दरअसल ये है जो विनय सुल्तान ने किया है, उसको मैं पढ़ के बताता हूं, उसका आप हमारे दर्शक समझ जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद तमाम कयासों के उलट कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। मुझे याद है कि उस वक्त कई कश्मीरी पत्रकार साथी फोन पर बताते थे कि जनाब, हालात मजीद खराब होने वाले हैं, ये तूफान से पहले की खामोशी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस समय हिंसा से लहूलुहान कश्मीर को जिस हीलिंग टच की जरूरत थी, वो अफसरशाही की भेंट चढ़ गया।
उस समय पावर कॉरिडोर में नैरेटिव चला कि कश्मीरी ब्यूरोक्रेसी चोर है और वो पैसे बनाने के लिए हालातों को तब्दील नहीं करना चाहती। इसके नतीजे में इसके नतीजे में कश्मीर में दिल्ली से नए ब्यूरोक्रेट की खेप भेजी गई और जो कि न तो कश्मीर की समझ रखती थी, न ही उसके के पास कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने की समझ थी। इसी तरह हमने कश्मीर में हीलिंग टच देने का मौका गंवा दिया। फौज के एक अधिकारी ने बताया 370 हटाना अच्छा फैसला था, लेकिन सिर्फ 370 हटाने से हालात नहीं बदल जाएंगे। उसके आगे जो चीजें की जानी चाहिए थी हुई नहीं। ऊपर से हमने 370 का बाजा जरूरत से ज्यादा बजाया, इसका उल्टा असर दिखना शुरू हो गया। 2019 के बाद कश्मीर में एक और बड़ा बदलाव हुआ, सिक्योरिटी इंफ्रा का मजबूत होना, खास तौर पर टेक्निकल इंटेलिजेंस पर काफी पैसा खर्च हुआ। इस बीच कोविड का दौर भी आया, घुसपैठ लगभग बंद सी हो गई। 21-22 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकवादियों के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। तो अब आतंकवाद की पिन पॉइंट लोकेशन मिलने लगी। 21-22 के दौर में 400 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए। टेक्निकल इंटेलिजेंस से मिल रही कामयाबी के चलते आईएसआई ने घाटी में रणनीति बदली और हाइब्रिड मिलिटेंसी को हथियार बनाया। ओवरग्राउंड वर्कर को पिस्टल जैसे हथियार पकड़ाकर टारगेटेड किलिंग का दौर शुरू हुआ। इसे काबू करने के लिए ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को तोड़ना जरूरी था। ये बड़े पैमाने पर ओजीडब्ल्यू पकड़े गए, लेकिन इस पूरी कवायद ने जल्द ही बदसूरत मोड़ ले लिया। ओजीडब्ल्यू अक्सर आतंकी संगठनों में झांकने की खिड़की हुआ करते थे। कई ओजीडब्ल्यू सुरक्षा बलों के एसेट के लिए भी काम करते थे। यह ह्यूमन इंटेलिजेंस का सालों से तैयार हुआ नेटवर्क था। खुफिया एजेंसियों ने काम करने वाले अधिकारी ने बताया वो दौर स्कोर सेटल करने का दौर था। आईबी चाहती थी इंटेलिजेंस गैदरिंग पर उसका वर्चस्व रहे। ऐसे ही अरमान कश्मीर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी थे। नतीजा यह हुआ कि ओजीडब्ल्यू अरेस्ट ड्राइव में चुन चुन कर ऐसे ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी हुई जो दूसरी एजेंसी के सोर्स के तौर पर काम करते थे। इस तरह से देखा जाए तो प्रबल जी, पूरा ट्वीट तो हम नहीं पढ़ सकते, लंबा है, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर स्ट्रेटजी गलत थी और जो लोग कश्मीर की समझ कम से कम रखते थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा वहां मौका दिया गया और स्थानीय ब्यूरोक्रेसी को चोर साबित करने की कोशिश की गई। क्या लगता है कि इन सब ने हालात और ज्यादा नहीं बिगाड़े? देखिए, हालात तो बहुत ज्यादा बिगड़ गए और उसका ही हम्म। नतीजा आप देख रहे हैं आज जो हो रहा है। हम्म। और इससे ज्यादा क्या होगा कि मतलब दिल दुखता है कि लोग जाते हैं भरोसे पर, लोग मारे जाते हैं। हम्म। इंटेलिजेंस की सारी इनपुट्स आपके पास आ रही है और हम्म। बाकी छोड़िए, एक इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकार इन सब विषयों को बता रहा है, उस पर भी हम्म। चर्चा नहीं कर रहे हो, उस पर भी कोई हम्म। कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हम्म। मतलब आप बस अपने एडवर्टीजमेंट पे लगे हुए हो। मतलब क्या बताऊं, मतलब ये सरकार बस विज्ञापन पे लगी हुई है, अभी भी विज्ञापन पे हम्म। लगी हुई है। अभी भी उसका हम्म। आईटी सेल जो है हिंदू मुस्लिम ये वो कर रहा है, धर्म हम्म। जाति की बात कर रहा है। हम्म। कब तक छुपाओगे? पुलवामा में अब आदेश देखिए आज तक आया पवन कैसे? जी, ये मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहूंगा। एक और ट्वीट में विनय सुल्तान लिखते हैं कि इस साल जनवरी में एक सप्ताह के लिए कश्मीर में था, लगभग पूरा उत्तर कश्मीर घूमा, थाने थाने चक्कर लगाए, पुलिस अधिकारियों से मिला, एजेंसियों के लोगों से मिला। तमाम डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद बहुत कंजर्वेटिव फिगर कह रहा था कि अकेले नॉर्थ कश्मीर में 150 से 170 से ज्यादा एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट आकर बैठे हुए हैं। बांदीपोरा, हंदवाड़ा, हाजिन, कुलगाम, बारामूला, सोपोर, हर जगह एफटी की मूवमेंट देखी जा रही थी। तब एक पुलिस अधिकारी ने कहा था आने वाली गर्मी बहुत बुरी बीतेगी। साउथ और पीर पंजाल में डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कठुआ में भी लगातार घुसपैठ की खबर आ रही थी। अगर पूरे कश्मीर और जम्मू और कश्मीर को मिला दिया जाए तो 200 से नीचे इन एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट की संख्या नहीं थी। लंबे समय बाद कश्मीर में आतंकियों का इतना बड़ा बिल्डअप देखा जा रहा था। ये विनय सुल्तान के शब्द है। मैं अपना असाइनमेंट निपटा कर जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। रास्ते में कश्मीरी दोस्त ने एक लिंक और स्माइलिंग फेस इमोजी टेक्स्ट किया। प्रतिष्ठित अंग्रेजी मैगजीन का लिंक था। इसमें इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से खबर छपी थी कि कश्मीर में 117 आतंकी है, इसमें से 79 एफटी यानी विदेशी हैं, बाकी के लोकल हैं। यह खबर अपने आप में बोगस थी क्योंकि कोई भी एजेंसी या सुरक्षा अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि कितने आतंकी मौजूद है। लगभग अनुमान होता है, लेकिन इस खबर एब्सोल्यूट आंकड़े छाप दिए गए थे।
मुझे समझ में आ गया कि मेरी खबर की जहर खुरानी हो गई है। अगले दिन मैंने अपने संपादक को ईमानदारी से सारी बातें बता दी, यह भी कि जो खबर वेबसाइट से ब्रेक की वो सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं अपने इकट्ठे किए हुए आंकड़े न छाप पाऊं। मैंने घुसपैठ के रूट और अपने जमा किए गए आंकड़ों को मिलाकर लंबी कॉपी फाइल की। मेरी खबर 3 दिन तक एडिट होती रही। फाइनल ड्राफ्ट सामने आया तो आतंकियों की संख्या 125 लिखी हुई थी। मैंने ऐतराज किया तो कहा गया क्या फर्क पड़ता है कितनी संख्या थी, मेरे पास ज्यादा विकल्प अब नहीं बचे थे। मैं इस उम्मीद में था कि कम से कम इस बहाने जिम्मेदार लोग एक बार घाटी के हालातों पर अपने चैनल में रिपोर्ट तलब करेंगे। कश्मीर में आज जो हमला हुआ वो दुखद है, लेकिन सरप्राइजिंग तो कतई नहीं है। इस हमले के बैकग्राउंड और कश्मीर की हालिया स्थिति पर वो फिर एक पोस्ट लिखने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, अखबारों में आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं और संपादकों के पास जवाब नहीं है, और जब आंकड़े जो भी दिखाए जा रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग पता नहीं कौन सा नायाब तरीका है कि उस चश्मे से उसे देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज हम ये वीडियो मैं कर कह रहे रहा हैं, हूँ हम और प्रबल जी चर्चा कर रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि आप लोग इस मौके पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अरे भाई, ये आलोचनात्मक समीक्षा हम सरकार की स्ट्रेटजी की नहीं सर, करेंगे सर, तो किसकी करेंगे? नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है ना, केंद्र सरकार की है ना, हम्म ये विपक्ष की है। हम्म आलोचना सरकार की ही होगी ना, लोकतंत्र में जिसकी जी जवाबदेही बनेगी उसी की आलोचना होगी ना। हम्म अब कुछ अंधभक्त है, उनको तो सब कुछ में सही दिखता है, तो उनको इसमें भी कुछ हम्म ना कुछ दिख रहा होगा। उनको तो आपदा जी में अफसर चाहिए। जी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल को देखिए ना, किस तरीके से आपदा में अफसर ढूंढ रहा है, जी किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं बेहुदा, हम्म असंवेदनशील, अमानवीय। निशिकांत दुबे का ट्वीट आप देखिए, आपको लगेगा कि भाई ये आदमी सांसद कैसे बन गया। आप उस ट्वीट की भाषा देखेंगे अरे तो भाई, वो सबसे पहले तो लगेगा क्या कॉर्पोरेट का कि इन पीआरओ लोगों की ऑफिसर है। मानसिक स्वास्थ्य की भाई वो जांच होनी चाहिए। कॉर्पोरेट का पीआरओ ऑफिसर है, कैसे बना हुआ आपको भी पता है। ये लोग बस अरे मुख्य मुद्दा यह है कि वहां पर अगर एक पत्रकार इतनी बड़ी बातें, इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी बड़ी बातें आकर बता सकता, हम्म लूपहोल बता सकता, बता रहा कितने हम्म कैंप चल रहे हैं, इतने आतंकवादी आ गए हैं, वो उसमें विदेशी की संख्या इतनी है, लोकल की संख्या इतनी है, तो ये एजेंसियां सो रही थी, सरकार सो रही थी, गृह मंत्रालय सो रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय सो रहा था। हम्म अच्छा मतलब इसको क्या कहा जाएगा? जी अभी भी प्रबल जी, एक चीज और है। इस समय प्रधानमंत्री को आए हुए कितना घंटा हो गया सऊदी अरेबिया से? अभी हाँ, तक 7-8 घंटे हो ही गए। ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। हम्म ये देश पर हमला है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अरे एक चीज बताइए और प्रबल जी। अगर अगर यही घटना कांग्रेस रिजीम में हुई होती तो यही सारी मीडिया, यही नरेंद्र मोदी और ये सब अभी तक डंडा हम्म, लाठी लेकर पीछे पड़ गए होते, नहीं, मैं आपको कुछ उदाहरण प्रधानमंत्री का देता हूं सीफा प्रबल जी। मारते। प्रबल जी, हम कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। 71 में बांग्लादेश का मामला था, इंदिरा गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई पहले कि क्या करना चाहिए। रूबिया शहीद अपहरण कांड के समय वीपी सिंह ने सभी पार्टियों के नेताओं से बात की क्या करना चाहिए, और राजीव गांधी ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद से, जो गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर मामले के मंत्री थे, इनसे लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस को दिया जाए जम्मू कश्मीर अफेयर। वीपी सिंह ने माना। ठीक इसके बाद आप देखिए कंधार क्राइसिस हुई, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेन की थी। आज क्या है, सरकार को ऐसा लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेन करने पर सबकी राय आ जाएगी तो क्रेडिट किसी दूसरे को चला जाएगा। ये मानसिकता तो नहीं है। कल प्रधानमंत्री मधुबनी जाने वाले हैं, बिहार में चर्चा है नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अभी अभी खबर आ रही है कि शायद कल का दौरा प्रधानमंत्री का रद्द हो जाए, कल वो बिहार ना जाए। बिहार जाना नहीं जाना मुद्दा नहीं है, मधुबनी जाकर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करना नहीं करना मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, सरकार सबकी सरकार है और सबकी सुनेगी सरकार, ये अपेक्षा है। मैं जो बात, आपको क्या लगता है अभिषेक जी, प्रबल जी, आपको अभिषेक क्या जी, लगता है, ये पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम तो डेवलप नहीं हो गया है जो स्थानीय तत्वों को दरकिनार करके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने चला है? भाई 2016 में घटना हुई, हमला हुआ था, हम्म हम्म हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अब नहीं होगा। हम्म फिर 2019 का पुलवामा हुआ, फिर अटैक हुआ, हम्म हुआ कि अब सब कुछ खत्म कर देंगे। हम्म 2016 में
नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने कहा अब आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हम खत्म कर देंगे। अब फिर से आतंकवाद का घटना हो गया। जी और आपको सोचना चाहिए कि आतंकवाद अगर आपके पास इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मानिए कि आपके पास इंटेलिजेंस फेलियर है, हम्म मतलब विदेशों में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर, पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश हो रही है और हमारे देश की सरकार को पता नहीं चल रहा है, इनपुट्स नहीं है, और एक पत्रकार उस इनपुट्स को लेकर आ रहा है, उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं भाई? क्या नहीं कर नहीं, रहे हैं अच्छा ये डोभाल जी? बताइए, विदेश मंत्री ने अब तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग नहीं की है। क्यों नहीं करना चाहिए? करना ये कहाँ चाहिए, है, वो घोषित कहाँ कर सोए देना, हुए हैं? भाई विदेश घोषित मंत्रालय करे कहाँ है? आतंक। विदेश मंत्री जयशंकर कहाँ नहीं, है? कह रहा आतंकवादी देश घोषित करो ना, मोस्ट फेवरेट नेशन से हटाओ उसे। मोस्ट फेवरेट नेशन से हटाओ उसे, क्यों नहीं हटा रहे? हटाइए आप, जी क्यों नहीं जी, हटा रहे? नहीं आपने ठीक कहा, विदेश मंत्री की बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है, ये हम आखिरी प्रधान, सवाल पर आ नहीं, रहे ये बड़ी, ये कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, इस पर पूरे गंभीर डिस्कशन होना। ये कोई तरीका है क्या? रोज हैं। हमारे देश की जनता मारी जाए, आम जनता मारी जाए, हम्म, है? मजाक बन गया है। नहीं नहीं, प्रबल जी हम मतलब आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। जनता के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। प्रबल जी हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। अभी 10 महीने के अंदर 3 घटनाएं हो गई, 2 सवाल इसमें एक साथ है, एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूंगा संक्षेप में। 9 जून को हुआ, उसके बाद शिवखोड़ी में हुआ था, माता वैष्णो देवी से आगे लोग शिवखोड़ी भी दर्शन करने जाते हैं, मैं भी गया हूं। उस रास्ते पर हुआ, बस उलट गई आतंकियों के हमले के बाद, 9 लोग मारे गए। उसके बाद गांदरबल इलाके में, कश्मीर वैली में, वहां पर हुआ, मजदूर मारे गए जो कश्मीर के बाहर के थे, एक डॉक्टर भी मारे गए। अब ये सिविलियन को मारने का एक नया तरीका है। अब ये तीसरा मामला टूरिस्ट का है, स्थानीय लोगों का रोजगार, वो भूखों मर जाएंगे। स्थानीय लोग जिनकी पूरा का पूरा रोजगार जिनका टूरिज्म पर डेवलप है, वो डिपेंडेंट है, निर्भर है उस पर। भाई, अब जो क्या पाकिस्तान लगता है आपको, जो इसके लिए सरकार के पास कोई एजेंडा, कोई रणनीति नहीं है क्या कि कैसे इसको रोका जाए? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान मुझे दो तीन याद है, चीजें चाहता है। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में। सार कर देने जी, वाली घटना थी ये पूरे देश को, शहीदों के नाम पर वोट मांगना। मैं मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम्म, पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन से पैसा आता है, हम्म, पर्यटकों की आमदनी जो होती है वो बंद हो जाए। हम्म, दूसरा, कम्युनल लाइन पर सांप्रदायिक दंगे भारत के अंदर भड़क जाए, हम्म, ये वो चाहता है। हमारे यहाँ भी कई ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि बाइकाट कर दो, वहां जाओ मत। हम्म, दूसरी चीज, ये आईटी सेल जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो वही कम्युनल लाइन ले रहा है, जी, वो कम्युनल दंगे कराना चाह रहा है देश के अंदर। हम्म, यानी अब तो मुझे शक है कि ये आईटी सेल वाला, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल वाला, हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। ठीक है। प्रबल जी एक चीज बताइए, संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को, धारा 370 अभी भी विद्यमान है। 370 के सेक्शन बी को जो हटाया गया और प्रचारित किया गया कि 370 ही हट गया, क्या उसके बाद आपको लगता है कि हालात पर कोई असर पड़ा है? 370 का आप मानते हैं कि टेररिज्म से कोई लेना देना है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई लेना देना है। कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अभी क्या है कि वहां के लोकल लोग, बड़ी चीज ये, बड़ी इस बार चीज जो देखी है कि वहां के कश्मीर के लोग ही विरोध कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि वो अपने ब्रेड एंड बटर पे हमला थोड़ी कर देंगे। सही बात। ये उनके जीवन यापन का उनका जरिया है, पर्यटन, हम्म, और विरोध हो रहा है। वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण घटना है हम्म, और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोगों को जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं जी, और पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। हम्म, तो पाकिस्तान इस तरह के 26-27 लोगों की हत्या करके, जो भारत के अंदर कम्युनल डिवीजन करके सांप्रदायिक दंगे कराना, जो उस काम को करना चाहते हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल शर्म आनी प्रबल जी चाहिए। आपने, जी,
सबसे पहले ये भारत के अंदर बैठे हुए सांप्रदायिक तत्वों को किसी भी तरह से देश हित में सोचने की जरूरत है कि राजनीति अपने घर में अंदर अलग बात है और राजनीति में समाज को गंदा करना अलग बात है, और खासकर इस मौके पे सांप्रदायिक पोस्ट करना नहीं, ये बेहद मुझे खतरनाक है। प्रधानमंत्री डेडलाइन दे, मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डेडलाइन दे, रक्षा मंत्री डेडलाइन दे। जो पीओके पे जो आतंकी जो कैंप है वो कब खत्म होंगे, कब कब्जा कर रहे हो, ठीक है। करो। बड़ी बड़ी चीज प्रबल जी ये है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री विदेश में है, ठीक है, दौरा है प्रधानमंत्री का, होना भी चाहिए। घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री घटना स्थल पर गए, वो जरूरी कदम था, जाना भी चाहिए था। और इसके साथ साथ लेकिन दिल्ली में जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट में ऑफिशियली नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 माने जाते हैं, अमित शाह भी नंबर 3 माने जाते हैं। नंबर 2 जो कैबिनेट में माने जाते हैं और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की अध्यक्षता भी करते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी हैं। अब तक कायदे से कैबिनेट की मीटिंग कल रात में ही हो जानी चाहिए थी। अब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि कैबिनेट की, दिल्ली में मौजूद कैबिनेट मंत्रियों की आनन फानन में कोई बैठक बुलाई गई हो, हालात की समीक्षा इस देश की कैबिनेट या सीसीएस जिसे कहते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसके दिल्ली में मौजूद सदस्यों ने की हो। ये परंपरा भी इस बार निभाई नहीं गई है और क्या पता किस तरह के हालात बने हुए हैं, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। जो अभी तो खैर ऑफिशियली नंबर 2 दिल्ली में है राजनाथ सिंह, जब कोई नंबर 2 नंबर 3 दिल्ली में नहीं होता है तो दिल्ली में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है वही कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाता है और वही हालात की समीक्षा करता है और राष्ट्रपति को पल पल की अपडेट देता है, कैबिनेट सब सेक्रेटरी के साथ तालमेल कर, सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल कर, तत्काल प्रभाव से निर्देश देना और सूचनाओं के आदान प्रदान में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन ये एक अजीब सी प्रवृत्ति देखी गई, प्रधानमंत्री नहीं है देश में, गृह मंत्री अपने वहां दौरे पर गए, दोनों अपने अपने काम में कहीं पहले से गए हुए हैं, लेकिन दिल्ली में मौजूद जो सीनियर मोस्ट नंबर 2 मिनिस्टर है सरकार के, वो कैबिनेट की मीटिंग कन्वेन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक फेल्योर दिखाई देता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकार जब कह रहा है कि 200 के करीब एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट मौजूद हैं, टूरिस्टों को भी निशाना बना सकते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या हो सकता था जो देखा गया है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सुरक्षा चूक नहीं है। गोदी मीडिया के चैनल अपने संवाददाता की के मुंह से ये सुन करके इधर उधर की बातों में बहलाने की कोशिश कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत सरकार कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द पीओके के आतंकी कैंपों को नष्ट किया जाएगा और जल्द से जल्द पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष बैठक बुलाने पर भारत सरकार जोर देगी। अब तक जोर नहीं दिया गया है। खैर, एस चंद्रशेखर से हम क्या उम्मीद करें, उम्मीद तो नरेंद्र मोदी से है, उम्मीद विपक्ष के नेता राहुल गांधी से है, और बड़ा आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच भी इस मौके पर कोई कम्युनिकेशन की अब तक कोई सूचना नहीं है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के अंदर इस तरह का कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं देखा गया था। अभी अभी जो है एलओपी जो है लीडर ऑपोजिशन की बात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एलओपी जो राज्यसभा के हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी बात हुई है अमित शाह से, उन्होंने बातें की हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं उनसे, लेकिन चीजें, ये सब बातें लीडर ऑफ द हाउस यानी प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए थी, मेरा कहना सिर्फ इतना है। और जो परिस्थिति है जी, जो परिस्थिति है, कम्युनिकेशन गैप तो दिखाई दे रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई कंक्लूजन निकले और इस तरह की घटनाएं बंद हो। कब तक लोग हताहत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल जी, आपने समय निकाला। नमस्कार।